नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुषमा चौथानी आप सब लोगों के सामने जिस तरह से एक कहानी पेश कर रही हूँ, आज भी एक कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ जिसका नाम है अनाम रिश्ते। अनाम रिश्ते क्या है? अनाम रिश्ते वो हैं जो अनजाने में ही किसी से मिलते मिलाते बन जाते हैं और वो बहुत समय तक चलते हैं। अगर उस रिश्ते में कुछ हो जाए तो सचमुच वो दिल को छू जाते हैं। इसी तरह पर आधारित ये कहानी है। आशा है आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी पास कीजिए। तो आइए पेश करते हैं अनाम रिश्ते। इसके लेखक हैं कमला गोकलानी। दोपहर का 1 बजा था। स्कूल से लौटकर डाक देख रही थी कि काल बैल बजी। दरवाजा खोलने पर काम वाली बाई ने देखा। खड़े खड़े ही बोली, मैडम जी आज काम करने नहीं आऊंगी। पड़ोस के काका कल्लू मल गुजर गए। कौन स्वर्ग सिधार गया? मैंने अविश्वास से प्रश्न किया। बच्चों की मिठाई वाला काला कल्लूराम। काला कल्लूराम? नहीं नहीं, तुमने गलत सुना होगा। आज सुबह ही तो वह स्कूल के बाहर पेपरमेंट वाली मिठाई बेच रहा था। कहते हैं रास्ते में ही उसके सीने में दर्द उठा। घर पहुंचा 11 बजे तक उसका अंत हो गया। 4 बजे दाह संस्कार का समय है। अच्छा चलूं? आपको थोड़ी देर बाद आवाज दे दूंगी, तब आप भी चलना। ये सुनकर मेरे हृदय को गहरा सदमा पहुंचा। दरवाजा बंद कर थकी हारी सी रेंगती पलंग पर लेट गई और आंखों के सामने काका से हुई पहली मुलाकात का दृश्य साकार हो उठा। कोई 6-7 महीने पहले की ही घटना है। बच्चों के साथ घर लौट रही थी। आवाज सुनाई दी, असली पिपरमेंट की मिठाई, खुशबूदार, मीठी, स्वादिष्ट, हाजमेदार। आओ मेरे बच्चों, नन्हे मुन्नो, लाडलो, रमेश, महेश, राजू, पिंकू, नीलू, शीलू, कमला, विमला, आओ पक्षियों की तरह उड़ते हुए, फूलों की तरह महकते खिलखिलाते आओ। आवाज सुनते ही बच्चे मचलने लगे। मम्मी मिठाई लेकर दो, उन्हें समझाते हुए ममत्व के साथ बोली, घर चलो, इससे अच्छी मिठाई देती हूँ। तुम्हारे मामा विदेश से इतने महंगे चॉकलेट लाए हैं, चलकर वो खा लेना। मैंने सोचा गलियों में घुस घुस कर आवाजें लगाते हुए इन हाकरों के पास कुछ बिल्कुल हल्की, सस्ती और बेकार मिठाई होगी। शहर की जगह सैक्रीन मिली हुई, खाते ही गला बैठ जाएगा। वरन आज की इस कमर तोड़ महंगाई में पानी का गिलास भी 1 रुपए में मिलता है, तो मिठाई 1 आध रुपए में क्या मिलेगी। बाल हटके सामने झुकना पड़ा। साड़ी पकड़कर बच्चे घसीटने लगे। मुझे काके पर गुस्सा आ गया। काका क्या, इस तरह के सभी लोग एक से होते हैं। छोटे बच्चे को देखकर जानबूझकर जोर से आवाजें लगाते हैं ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो और वे जिद करके उनकी चीजें खरीदे। गौरव भी मचल कर जमीन पर बैठ गया। अमित साड़ी खींचने लगा। डांटूंगी तो आसपास के दुकानदार देखेंगे। जबरन मुझे पीछे मुड़ी। सोचा अभी तो लेकर देती हूं, पर उस हाकर को जरूर डांटूंगी। लेकिन पीछे मुड़ी तो दंग रह गई। काके की उम्र कम से कम 70-75 की अवश्य होगी। हड्डियों का ढांचा मात्र, धुली हुई धोती कमीज, उस पर कहीं कहीं पैबंद लगे हुए, पाँव में 2-3 रुपए वाली रबड़ की चप्पल। इस हालत में भी कोई बूढ़ा किन्हीं उम्मीदों पर ही तो जीवित होगा। वृद्ध को देखकर मेरा गुस्सा पंख लगाकर उड़ गया। उसके हाथ में बड़ा सा मोटा डंडा था जिस पर बहुरंगी पिपरमेंट की मिठाई लिपटी हुई थी। डंडे के चारों रंग बिरंगी डंडियां थी भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए लगाई गई थी। मैंने कहा, बाबा इन बच्चों को भी मिठाई दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, असली पिपरमेंट की मिठाई है, स्वाद का स्वाद और हाजमे का हाजमा। फिर बच्चों को संबोधित कर बोला, बेटा क्या चाहिए?
घड़ी, अंगूठी, चिड़िया, तोता, हांडी। मेरे मन में वृद्ध के प्रति तरस और दया बढ़ती गई। उसकी मीठी जुबान पर मोहित हो गई। उसकी अधिक कमाई हो इस विचार से बोली, बाबा सारी चीजें बना दो। अब वृद्ध अपने झुर्रीदार हाथों से फुर्ती के साथ चीजें बनाने में व्यस्त हो गया। मैंने फिर पूछा, बाबा कितना कमा लेते हो? बस बेटा, दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता है। छोटा परिवार है, घर में ही कितने लोग, मैं, बुढ़िया, पुत्र वधू और पोता पवन। आपका बेटा? हाँ बेटा भी है, पर इस बेरहम बंटवारे ने सिंधी समुदाय पर जो कहर बर्पा किया, उसका शिकार मुझ जैसे अनेक परिवार बने। वहां और यहाँ के जीवन स्तर में अंतर आ गया। ठाठ से जीने वाला मेरा बेटा, जिसने नौकरों पर सदा हुक्म चलाए, यहाँ उसका गांव कहीं नौकरी करने के लिए टिका ही नहीं। यहाँ उसका पांव कहीं नौकरी करने के लिए टिका ही नहीं। थोड़ा बहुत पैसों से जो साथ लाए थे, उसमें से एक तांगा खरीद लिया, अच्छा कमाने भी लगा, पर कुसंग में फंसकर जुए और शराब की लत का गुलाम हो गया। रात रात भर घर नहीं आता, पड़ा रहता है उसी प्रेमिका के पास, जिसने डोरे डालकर फंसा लिया मेरे खूबसूरत जवान बेटे को। अच्छा, फिर उसे अलग कर दो ना। इस उम्र में वह आपको सुख दे, सेवा करे, वह तो दूर, उल्टे आप उसका परिवार पाल रहे हो। बेटी अलग भी किया था, उसने घर के जेवर बेच डाले, घर के सामान के पीछे भूखा पड़ा, भूखों मरने की नौबत आ गई। तब पता चला तो उसके अपने साथ ले आया अपनी बहू पोते को। वही है मेरे घर की इज्जत। वह तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, पोते में भी मेरा मोह है। सुना नहीं, मूल से ब्याज अधिक प्रिय होता है, इसलिए पहले केवल सुबह निकलता था, अब शाम को भी निकल पड़ता हूँ। काका के लिए मन में आत्मीयता भरी सहानुभूति पैदा हुई। जाने कैसे उस सबका काका मेरा बाबा बन गया। मैं बोली, बाबा मैं समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ। सरकार आप जैसे मजबूर वृद्धों को 40 रुपए हर माह वृद्धा पेंशन देती है। आप अपने घर का पता बताओ ताकि मैं कल आकर आपसे फॉर्म भरवा के ले जाऊं। फिर हर महीने स्वीकृत राशि आपको घर बैठे मनी ऑर्डर द्वारा पहुंच जाएगी। तब हंसते हुए बाबा ने कहा, बेटा क्या मैं आपको कमजोर दिखाई देता हूँ? परमात्मा इन बाजुओं में ताकत दे। हम सिंधी मेहनत करके कमाना जानते हैं, बख्शीश पर निर्भर रहना हम नहीं सीखे हैं। कबीर साहब ने भी तो कहा है, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। जो सचमुच कमजोर हैं, मुझसे भी अधिक जरूरतमंद हैं, चल फिर नहीं सकते, उन्हें दिलवाओ ये पेंशन। कितना आत्मविश्वास था उसमें, कितनी दृढ़ता थी बाबा की आवाज में। मैंने फिर कहा, क्या आपकी उम्र है सारा दिन परिश्रम करने की? पेंशन लेना तो आपका अधिकार है। हमारे टैक्स के पैसों से ही तो सरकार योजनाएं बनाती है, फिर अधिकार क्यों छोड़ा जाए? कैसी बातें करती हो बच्ची। जब हक मांगने का समय था तब मांगा नहीं। पुरखों के देश में रहने का हक नहीं था, फिर क्यों जन्मभूमि सिंध छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं? जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, माल असबाब रातों रात छोड़कर आना पड़ा। वहां होते तो क्या मेरा बेटा इस तरह बर्बाद हो जाता? अब बता, किसको दोष दे? विधाता को, राजनीति को, हालात को? बेटी, इस समय बीती बातें याद करने का मतलब है जख्मों को कुरेदना। संतोष करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? इतना सुनकर मैं हतप्रभ रह गई कि इस दुर्लभ शरीर के अंदर का ज्ञान और विचार से भरा कोई दिया जल रहा है। मेरे बच्चों को मनपसंद मिठाई मिल चुकी थी, सो 5 रुपए का नोट पर्स से निकालकर बाबा की ओर बढ़ाया। कुछ क्षण पूर्व जिस मिठाई बेचने वाले की मन ही मन निंदा कर रही थी, उसके 5 रुपए देना मुझे कम लग रहा था। सोच रही थी कि किसी तरह अधिक से अधिक मदद कर सकूं बाबा की। इस पर इस वृद्ध ने जैसे पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, बेटी तुम्हारी ये सहानुभूति और अपनापन सगे संबंधियों से भी अधिक है। आज तक कोई इस तरह मेरे दर्द का हमराज नहीं बना था। लगता है तुम्हारे साथ पूर्व जन्म का कोई संबंध है कि 10 मिनट में ही मेरे इतने निकट आ गई हो।
दरअसल बंधन रहित जुड़े हुए केवल प्रेम संबंध ही काफी मजबूत होते हैं। मैं अपनी नातियों को तो दी हुई चीजों के पैसे ले लूं, ये कैसे हो सकता है? चाहता हूं उन्हें खर्ची दे सकूं। बेशक मैं इतना अमीर नहीं, पर इन चीजों के पैसे देकर क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हो? मजबूरन मैंने नोट अपने पर्स में वापस रखा और अपना पता देते हुए बाबा को घर आने का आग्रह किया। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने संबंधी होते हुए भी परायों से बदतर सलूक करते हैं कि जीवन और रिश्तों में से घृणा हो जाती है, जीवन भार बन जाता है। ऐसे मजबूरन ढूंढना पड़ता है, और कभी फिर ऐसे पराये मिलते हैं जिनकी एक पहली मुलाकात ही मिला अपनापन देख लगता है कि हमारा जन्मों का नाता है। उनसे बात करना, उठना बैठना एक अनोखा आनंद प्रदान करता है। समय थम जाए और अपनों से बातें करते रहें। बाबा के साथ हुई एक छोटी सी मुलाकात ने मुझे इतना प्रभावित किया कि निरंतर उसके संपर्क में रहने का मन करने लगा। पहले मैं अपने घर गई, फिर बाबा कभी कभार मेरे घर आने लगे। हर बार बाबा अपने साथ पिपरमिंट की बनी हुई सभी चीजें बच्चों के लिए लेकर आते थे। इन्हें शाह लतीफ के पद, सचल सरमस्त के कलाम, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी, गीता के श्लोकों के सिंधी अनुवाद कंठस्थ थे। कितना गहरा था उनका जीवन दर्शन। बाबा में व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत अधिक था। पिछले सप्ताह की तो रजिस्ट्री हुई वसीयत मेरे पास ले आए थे, जिसमें उन्होंने अपने मकान का वारिस अपने पोते पवन को बनाया था। जब तक मैं बड़ा हो उसका संरक्षण मुझे रूंधे गले से कहा था, बेटी लो ये अमानत है। मेरा पोता नाबालिग है, पत्र वधु और पत्नी अनपढ़ है। हालांकि है तो कुछ भी नहीं, क्लेम में लिखा यही एक छोटा सा मकान है, पर कम से कम किराया भरने से तो मुक्त रहेंगी। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बैठक किराए पर देकर तथा कुछ घरेलू काम धाम कर गुजर बसर कर लेंगी। मुझे न देख शायद बेटे का दिल पिघल जाए, सुधर जाए, उस अभागिन को छोड़ दे। लेकिन बाबा आप ऐसा क्यों सोचते हो? प्रभु आपको लंबी उम्र दे, जो दूसरों के लिए जीते रहे। नियमित जीवन, सात्विक खान पान के कारण स्वस्थ ठीक है। जीवे शरद सत्तम का मंत्र आप भी सिखाते हैं, और फिर आपका बेटा इस बात पर नाराज तो नहीं होगा कि आपने वसीयत का संरक्षण मुझे बनाया है। उसकी वो उसे भड़ाकर झगड़े न करवा दे। बोले उसका क्या जिक्र है, उसका क्या हक है? जब वह घर की मान मर्यादा तोड़ बैठा है, मेरे घर से बेदखल है, तो नाराजगी का क्या सवाल? फिर मैं उसी बेटे और धर्मपत्नी का भविष्य बना रहा हूँ। और मैंने भारी मन से वसीयत लेकर पढ़ी। साथ ही साथ जैसे तैसे जोड़े गए 500 रुपए भी मुझे देते हुए कहा था, इनमें मेरा अंतिम संस्कार कर देना। बेटे से तो ये उम्मीद भी छोड़ चुका हूँ कि वे मेरा अंतिम संस्कार करेगा। तुम्हारी इतनी दरिया दिली देखकर बेटे से ज्यादा विश्वास तुम पर हो गया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी और भार तुम पर रख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वह पूरी ईमानदारी के साथ तुम मेरे घर को संभालोगी। बस हफ्ता भर ही तो हुआ है, आज बाबा चले गए, चल बसे। उन्हें अपने जाने का पूर्वाभास तो नहीं हो गया, जैसे ऋषि मुनियों को मृत्यु का पूर्वाभास हो जाया करता था। बाबा सही अर्थों में कर्म योगी थे, जवानों से अधिक जवान, ज्ञानियों से अधिक ज्ञानी। कितनी समझदारी से वसीयत का एक एक शब्द लिखा था। वैसे मेरे दिल को सदमा सा लगा ये सोचकर कि अब कभी पिपरमेंट की मिठाई लो कि मीठी मधुर आवाज सुनाई नहीं देगी। फिर कोई मुझे उसी तरह साहित्य की गंगा में नहीं नहलाएगा। बच्चे नाना नाना कहकर मिठाई के लिए उसके पास जाकर बचलेंगे। कौन सिंध के दरवेशों, फिर फकीरों, मंदिरों, दरगाहों की जानकारी देगा? ये तो बुजुर्ग ही तो सिंधी सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है। हम नई पीढ़ी वालों तो यहाँ जन्मे, शिक्षा अंग्रेजी हिंदी माध्यम से प्राप्त की, इन्हें गिने जिले ही सिंधी सीखते या पढ़ते हैं। मैं ज्यों ज्यों बाबा का स्मरण कर रही थी, त्यों त्यों अविरल आंसू बहते जा रहे थे। तभी बाई की आवाज सुनाई देती है, मैडम जी चल रही हो? चौंक उठती हूँ। अलमारी से सफेद साड़ी निकालकर भारी मन से
बाबा के घर चली जाती। यही है अनाम रिश्ते, जो थोड़ी सी मुलाकात में दिल को छू गए। सत्य ही कहा है कि अपनों से परायों के साथ जब बातें मिलती हैं, विश्वास होता है, वो अधिक आत्मीयता से निभाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें अच्छी लगे, और कमेंट पास करें, सब्सक्राइब करें।